Good evening, students. Today I will discuss about the DNA and RNA. DNA, that is called deoxyribose nucleic acid, deoxyribose nucleic acid या deoxyribonucleic acid. And second one is the RNA, that is called ribose nucleic acid या राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइबोज जो आपने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट में पेंटोज शुगर होता है राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, पेंटोज शुगर ही होते हैं. और ये आपका इसकी जो खोज थी इसको फ्रेडरिक मेसर ने डिस्कवर किया था पस सेल में. पस मतलब समझ रहे मवाद, तो पस सेल में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मेसर ने. और उन्हीं के आगे के जो साइंटिस्ट थे अल्टमैन, उन्होंने इसका नाम दिया न्यूक्लिक एसिड. अब इसमें चूँकि पेंटोज शुगर जो होते हैं राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड. डीएनए एंड आरएनए. और आप जानते हो कि डीएनए आरएनए हमारी बॉडी में वो प्रोटीन है जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट काम करती है. जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस में डीएनए और आरएनए का ही रोल होता है. हमारी बॉडी में जितने प्रोटीन्स बनते हैं वो डीएनए आरएनए की वजह से ही बनते हैं. और उन प्रोटीन का क्या काम है हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या बायोलॉजिकल फंक्शन है. तो हमें आज इसकी केमिस्ट्री पढ़नी है डीएनए और आरएनए की. तो हमें अगर डीएनए और आरएनए के बारे में जानना है तो हम लोग डीएनए को भी हम पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड, और आरएनए को भी पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. दोनों को पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. अब जिसमें पॉली लगा है इसका मतलब ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, ये भी पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का. तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड को जान जाएं तो उस न्यूक्लियोटाइड को एक सीक्वेंस में जोड़ करके डीएनए और आरएनए हम बना सकते हैं. तो हमको जानना है कि डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम दोनों को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ये बना किससे होता है. तो अगर आपको ये जानना है कि कोई चीज़ किससे बनी होती है तो सबसे सिंपल मेथड क्या है, उसका हाइड्रोलिसिस कर दो. हाइड्रोलिसिस करोगे तो वह अपने उस पार्ट में टूट जाएगा जिससे वो बना होता है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है कि डिस्कस द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए, या व्हाट राइट द कंपोजिशन ऑफ डीएनए, या व्हाट प्रोडक्ट्स यू गेट व्हेन डीएनए इज हाइड्रोलाइज्ड. तो इस तरह से क्वेश्चन जब आता है, या हमें अगर डीएनए का कंपोजिशन जानना है, कंपोजिशन ऑफ डीएनए अगर हमको जानना है तो हमें डीएनए का क्या करना होगा, हाइड्रोलिसिस. तो हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए. ठीक है, डीएनए को क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड. आरएनए को भी कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, लेकिन दोनों के पॉलीन्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस होता है. तो जो डिफरेंस, चाहे कह दो कि दोनों के पॉलीन्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस होता है और चाहे कह दो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस होता है. तो आगे आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे हमको पता चल जाएगा कि डीएनए और आरएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड में या डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है. तो उसके लिए हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए. तो हमने ले लिया डीएनए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं. तो इसका मतलब इसमें लार्ज नंबर में न्यूक्लियोटाइड है डीएनए में. तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये अपने सिंपल पार्ट में टूटेगा. तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब जैसे पॉलीसेकेराइड, जिसमें लार्ज नंबर में मोनोसेकेराइड जुड़े होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है तो इसका मोनोमर क्या होगा, जब पॉली हटेगा तो एन टाइम्स क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड्स. एन टाइम्स आपको क्या मिलेगा, एन टाइम्स आपको मिलेगा एन टाइम्स न्यूक्लियोटाइड्स मिलेगा, एन टाइम्स न्यूक्लियोटाइड्स. तो वही जब एन टाइम्स न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं चेन के फॉर्म में तो हमारा डीएनए बनता है, जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं. तो चलो भाई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की हाइड्रोलिसिस किए तो आपको न्यूक्लियोटाइड मिला.
लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि ये न्यूक्लियोटाइड फिर किससे बना होता है। तो इसकी फर्दर हम जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे न्यूक्लियोटाइड की, मतलब ये हाइड्रोलिसिस जो है कंटिन्यू रहेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोसाइड में। वो न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोसाइड में, और फास्फोरिक एसिड मिलता है H3PO4, जिसको हम लोग बायोलॉजी की भाषा में फास्फेट ग्रुप कहते हैं। फास्फेट ग्रुप दरअसल वो फास्फोरिक एसिड है। तो अब न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड से। न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड मिलता है, और जब n टाइम्स न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो हमारा DNA मिलता है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलता है। जब न्यूक्लियोसाइड की फर्दर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये दो पार्ट में टूट जाता है। एक आता है आपका पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाला शुगर, और दूसरा मिलता है हमको नाइट्रोजिनस बेस। क्या मिलता है? नाइट्रोजिनस बेस, मतलब नाइट्रोजन रखने वाला बेस। तो यहाँ पेंटोज शुगर कौन मिलेगा? पेंटोज शुगर वही मिलेगा डीऑक्सी राइबोज। और डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था, क्या था कि CHO एट द टॉप, CH2OH एट द बॉटम, और यहाँ पे 3 कार्बन OH, लेकिन ये डीऑक्सी राइबोज है, तो फ्रॉम द टॉप जो सेकंड कार्बन, इसका एक ऑक्सीजन यहाँ से डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा H, तो दिस इज योर डीऑक्सी राइबोज। ये है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये आपका पेंटोज शुगर है। तो न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है? पेंटोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज और नाइट्रोजिनस बेस से। अब इस नाइट्रोजिनस बेस को जब हम फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये फिर से दो पार्ट में टूट जाता है। एक होता है आपका प्यूरिन बेस, इसको नाइट्रोजिनस बेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है, और दूसरा होता है पायरिमिडीन बेस। तो ये दो पार्ट में टूट गया। प्यूरिन बेस में डबल रिंग होता है, ये डबल रिंग वाला बेस होता है, और दोनों रिंग आपस में जुड़े रहते हैं। और पायरिमिडीन बेस सिंगल रिंग वाला बेस होता है, इसमें सिंगल रिंग होता है, जैसे पायरिडीन आप देखे होंगे उसी तरह का होता है। पायरिडीन देखे ना, C5H5N, थायोनिल क्लोराइड इन पायरिडीन, SOCl2 इन पायरिडीन, पढ़े हो ना? तो वही है, पायरिमिडीन उसी तरह का होता है, उसमें भी देखो सिंगल रिंग होता है। अब ये जो प्यूरिन बेस है ये आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है साइटोसिन, जिसको कैपिटल C से डिनोट करेंगे, ठीक है? सॉरी, नॉट साइटोसिन, सॉरी, एडेनिन। साइटोसिन तो इसमें जाएगा, एडेनिन होता है, जिसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। और दूसरा होता है गुएनिन, जिसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। और पायरिमिडीन बेस भी दो तरह का होता है, एक होता है साइटोसिन, जिसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है थाइमीन, जिसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ये है आपका टोटल कंपोजिशन आपका DNA का। दिस इज द टोटल कंपोजिशन ऑफ DNA। प्यूरिन बेस, पायरिमिडीन बेस। प्यूरिन बेस दो तरह का होता है, एडेनिन गुएनिन, और पायरिमिडीन बेस भी दो तरह का होता है, साइटोसिन और थाइमीन। इसको कैपिटल A, कैपिटल G, इसको कैपिटल C, कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ये है आपका, जब DNA की आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो अब आप समझ जाओ कि आपका DNA किससे बना होता है। जब आपका ये कैसे कंपोजिशन होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आपका ये एडेनिन ये आपस में पेयरिंग नहीं करते, एडेनिन गुएनिन से नहीं जुड़ेगा। एडेनिन हमेशा थाइमीन से जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा गुएनिन से जुड़ता है। मतलब इसको याद रखने का तरीका, ऐट चंडीगढ़ या ऐट छत्तीसगढ़, ATCG। तो यहाँ पर एडेनिन जो होता है आपका, एडेनिन ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमीन से जुड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। एडेनिन और थाइमीन आपस में, ये आपका हो गया नाइट्रोजनस बेस।
एडेनिन थाइमिन। अब इस नाइट्रोजिनस बेस से, दिस इज और नाइट्रोजिनस बेस, अब इस नाइट्रोजिनस बेस से कौन जुड़ेगा? पेंटोस शुगर। मतलब अब इसके साथ आता है आपका डीऑक्सीराइबोज। क्या आता है? डीऑक्सीराइबोज, मतलब पेंटोस शुगर। अब ये आपका पेंटोस शुगर जुड़ेगा। जब ये पेंटोस शुगर जुड़ेगा डीऑक्सीराइबोज से, तो जो मिलेगा आपको उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। और जब इस न्यूक्लियोसाइड में के साथ फास्फोरिक एसिड आएगा, तब ये बनेगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। और जब ये न्यूक्लियोटाइड n टाइम्स कंबाइंड होगा, पॉलीमराइज होगा, n टाइम्स पॉलीमराइज होगा, तब आपका बनता है पॉली न्यूक्लियोटाइड। तब आपका बनता है पॉली न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम लोग कहते हैं डीएनए। जिसको हम कहते हैं डीएनए। दिस इज द पॉली न्यूक्लियोटाइड, यह होता है आपका डीएनए। ये है आपका डीएनए का कैसे कंपोजिशन होता है। अब यहाँ पे एटी जो लिए हो, आप सीजी भी ले सकते हो। अगर आप चाहें तो सीजी ले लेंगे, लेकिन सीजी लेंगे तो सी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, सीजी या एलो या एलो, इस तरह से। तो चाहे इसका देखो, इसका साइटोसिन इसके गुएनिन से जुड़ता है, इसका एडेनिन इसके थाइमिन से जुड़ता है। मतलब इस तरह से इनका पेयरिंग होता है। आपस में पेयरिंग नहीं करेंगे कि ए और जी या सी और टी आपस में पेयरिंग नहीं करते। इसको हम लोग बेस पेयर कहते हैं। आगे चल के आप इसको देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो बांड दिख रहा है आपको डॉटेड लाइन से, ये कौन सा बांड है? हाइड्रोजन बांड। तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनका आपस में जो बाइंडिंग होता है, उस बांड का क्या नाम है? तो उस बांड का नाम है हाइड्रोजन बांड। तो हाइड्रोजन बांड से जुड़े होते हैं। तो ये है आपका डीएनए का किस तरह से यहाँ पर ये मिला। अब इसको अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि जो आपका ये पेंटोस शुगर होता है डीऑक्सीराइबोज, उसको मैं ऐसे दिखा दूं। ये है आपका पेंटोस शुगर लाइक दिस, ऐसे इस तरह से। मान लो यहाँ पे CH2OH, ये CH2OH है। एक कार्बन 1 2 3 4 और ये 5, ये आपका। अब इसमें वही चीज़ें जो H H H H OH OH जो जैसे मैंने आपको बताया था, उस तरह से आपको यहाँ पता होना चाहिए। मान लो कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। ऐसे और एक बनाते हैं, एक और बनाते हैं इस तरह से। अगेन यहाँ पे वही CH2OH, हाँ, कार्बन नंबर 1 2 3 4। चलो एक और बनाते हैं। ये क्या है जो बना रहे हैं? ये वही है पेंटोस शुगर। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 CH2OH, ये है आपका। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो पेंटोस शुगर है वो ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है, तो ये एक टेम्पलेट बनता है। मतलब एक समझ लो डीएनए की दीवार बन रही है, ये डीएनए की दीवार है। दूसरी तरफ इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो पेंटोस शुगर है उसमें ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है, तो दूसरे में उल्टा हो जाएगा, ऐसे। लुक एट दिस पिक्चर, ऐसे लुक एट दिस पिक्चर, इस तरह से। ऐसे जो है आपका उल्टा हो जाएगा, ऐसे देख रहा हो, इस तरह से, लाइक दिस, उल्टा हो गया। और यहाँ पर भी वही है कहानी। जैसे मान लो ये आपका CH2OH CH2OH CH2OH, 5 कार्बन यहाँ पर भी मौजूद है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे चूँकि 1 2 3 4 लिख चुके हैं, तो इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश ऐसे लिखते हैं। मतलब उसका यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखे हो तो उसमें 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, जैसे यहाँ लिखे वैसे वहाँ लिखे, लेकिन वहाँ डैश लगा देंगे। अब ये आपका है दिस वन पेंटोस शुगर, दिस वन डीऑक्सीराइबोज। इतने सारे मैंने डीऑक्सीराइबोज लिख दिए। इससे डीएनए की दीवार बन रही है। अब डीएनए की दीवार बन रही है मतलब समझ लो डीएनए का ये ब्रिक है। जैसे दीवार के ब्रिक होते हैं ना, तो समझ लो डीएनए का ब्रिक है ये।
और जब दो ब्रिक आप जोड़ेंगे दीवार बनाते समय तो क्या यूज़ करते हैं, सीमेंट यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ सीमेंट का काम कौन करेगा, ये फास्फोरिक एसिड, जिसको फास्फेट ग्रुप कहते हैं। तो अब यहाँ पे फास्फोरिक एसिड को अगर हम देखें तो फास्फोरिक एसिड को मैं अगर ऐसे बनाऊँ, एक बना दे रहा हूँ, बाकी मैं ऐसे लिख दूंगा। फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच ओ एच ओ एच, ये है आपका फास्फोरिक एसिड, H3PO4। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, सीमेंट का काम करेगा, मतलब ये दोनों पेंटोज शुगर को जोड़ने का काम करेगा। कैसे, कंडेंसेशन रिएक्शन, H2O निकल जाएगा ऐसे, इधर से भी H2O निकल जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा, और ये फास्फेट ग्रुप इन दोनों पेंटोज शुगर को जोड़ देगा। तो यहाँ पे आगे मैं ऐसे बार बार स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, मैं पी लिख दूंगा, पी से आप समझ जाना, पी लिख दूंगा, यहाँ पे समझ जाना। तो यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता, देखो इसके साथ नहीं बनाता, यहाँ पर बनाता है। एक मिनट, ये जो कार्बन नंबर 3 है यहाँ पर जो OH है, क्योंकि आप देख रहे हैं इधर क्या लगा है, HHH HOH, तो OH तो है ही सब पे, यहाँ पर है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे जो OH है कार्बन नंबर 3 पर, इसके साथ, तो इसका OH इसका H, ये वाटर का लॉस करता है। तो इसका कार्बन नंबर 3, ऊपर वाले का कार्बन नंबर 3, तो नीचे वाले का कार्बन नंबर 5। एक आपका कौन सा कार्बन नंबर है, 1 2 3 4 5, तो इसका 5 कार्बन का OH और इसके 3 कार्बन का OH, जो फास्फोरिक एसिड में OH है उसके साथ कंडेंसेशन करता है, H2O निकलता है और ये दोनों जुड़ जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे आपका ये फास्फेट ग्रुप है, यही फास्फोरिक एसिड, तो कार्बन नंबर 3 से जुड़ा होगा और ये कार्बन नंबर 5 से जुड़ा होगा। ऐसे आप नीचे जाएंगे तो कार्बन नंबर 3 आपका फ्री है जुड़ने के लिए, और ऊपर जाएंगे तो कार्बन नंबर 5 आपका फ्री है जुड़ने के लिए। इसलिए आप डीएनए में देखेंगे कि एक टेम्पलेट में 5 एंड होता है, तो दूसरे मतलब अपर 5 एंड है तो नीचे 3 एंड फ्री होता है। तो वो उसका मतलब यही है कि इसका कार्बन नंबर 3 5 से जुड़ता है, 3 5 से जुड़ता है, तो इसका 3 अभी फ्री है, ऊपर वाले का 5 फ्री। ऐसे यहाँ होगा, सेम यहाँ होगा, सेम चीज़ यहाँ होगी। ये आपका कार्बन नंबर 3' है, जहाँ OH है, ये 3' है, OH है, ये OH है 3'। OH कहाँ से आ रहा है, यहाँ से देख रहे हो, HOH HOH, तो वही है जैसे आप पायरेनोज फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर में देखते नहीं थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के HOH HOH, तो वही है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा जो फास्फेट ग्रुप आएगा, P डबल बॉन्ड O और OH OH और OH, तो यहाँ पर भी देखो कैसे होगा, ये आपका फास्फोरिक एसिड है, तो इसका मान लो कार्बन नंबर 3 नॉट 3 H और OH H2O बना, तो इसका 5' H और OH H2O बना, ये देखो, तो ये ऐसे जोड़ दिया। तो इसी तरह से आगे जुड़ा होगा, इसका 5 फास्फेट से इसके 3 से जुड़ा होगा, तो इसका 5' नॉट 5 इसका ये जो 5' है ये 3' है, तो ये जो 5' है आपका इसका फ्री है, और यहाँ पे जो 3' है वो फ्री है। तो देख रहे हैं, तो ये दोनों जो है डीएनए का टेम्पलेट बन गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें कार्बन नंबर 3 फ्री है, तो यहाँ कार्बन नंबर 5 फ्री है, तो इसमें 3' फ्री होगा, तो इसमें 5' फ्री होगा। इसका जस्ट उल्टा होता है, यहाँ 3 तो यहाँ 5, तो वहाँ यहाँ 5 है तो वहाँ 3' होगा, यहाँ 3 है तो वहाँ 5' होगा। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं पेंटोज शुगर उल्टा हो जाता है, इसमें देखो ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है, इसमें ऑक्सीजन नीचे की तरफ है। इस तरह से डीएनए कंपोज होता है। अब इसी में मान लो ये आपका जो पेंटोज शुगर है, इसमें नाइट्रोजनस बेस A लगा है या T लगा है या यहाँ C लगा है या यहाँ A लगा है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा T के साथ कौन होगा, अगर T लगा होगा तो A आएगा, A लगा होगा तो T आएगा, C होगा तो G आएगा, G होगा तो C आएगा। कौन? कॉम्प्लीमेंट्री में, मतलब उसके जस्ट अपोजिट, जो उसके अपोजिट आएगा। तो यहाँ मान लो T लगा है तो यहाँ पर कौन आएगा, A आएगा, T के आगे कौन आएगा, A, वो इससे जुड़ा है। C के आगे कौन आएगा, G, वो इससे जुड़ा है कार्बन नंबर 1 से। A के आगे कौन आएगा, T, ये कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है। अब देखो ये दोनों आपके टेम्पलेट बन गए, डीएनए के दोनों स्टैंड बन गए। अब ये T और A के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, C और G के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड,
ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देखो ये है तुम्हारा डीएनए, दिस इज द डीएनए, यही है आपका डीएनए। इस तरह से डीएनए आपका कंपोज होता है। अगर आप इसको जो है इससे कंपैरिजन करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से, आप एक टेम्पलेट को लो, ये टी क्या है, थायमीन। थायमीन क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। तो ये तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस तुम्हारा थायमीन है। ओके, नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ा है, पेंटोज शुगर से। ये नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ा है, पेंटोज शुगर से। तो इसका मतलब थायमीन और नाइट्रोजनस बेस, मतलब नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर, इतना मिला दो तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। तो व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, इट इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। दिस इज योर नाइट्रोजनस बेस, दिस इज योर नाइट्रोजनस बेस एंड दिस इज योर पेंटोज शुगर। ए इतना पार्ट देखो, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर। तो इस पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब आप नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर को मिला के न्यूक्लियोसाइड बनाए, और जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक एसिड जोड़ दिए, मतलब ये न्यूक्लियोसाइड हो गया इतना पार्ट, ऐसे आपने क्या लगा दिया, फास्फोरिक एसिड, फास्फेट ग्रुप। तो अब न्यूक्लियोसाइड में अगर फास्फेट ग्रुप जुड़ गया तो ये पूरा पार्ट आपका, ये न्यूक्लियोसाइड प्लस ए, ये दोनों मिला करके ये पूरा पार्ट जो आपका बनेगा ए, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इट इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इट इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। जब नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड जोड़ दोगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और जब केवल नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर रहेगा, इतना रहेगा, दिस पार्ट, मतलब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, तो न्यूक्लियोसाइड है। और जब इसके साथ फास्फोरिक भी आ जाएगा, तीनों आ जाएंगे, तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, तो यही न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर फास्फेट, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर फास्फेट, नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर फास्फेट, यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। मतलब बार बार क्या रिपीट हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड, बार बार क्या रिपीट हो रहा है। यहाँ फास्फेट नहीं लिखा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है फ्री है, तो इससे फास्फेट जोड़ा सा सकता है। तो ये मैं क्या लिख रहा हूँ, न्यूक्लियोटाइड। तो बार बार आप न्यूक्लियोटाइड लिख रहे हैं, तो न्यूक्लियोटाइड 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 एन टाइम्स न्यूक्लियोटाइड, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और उसी को हम लोग कहते हैं डीएनए। तो ये डीएनए का एक स्टैंड है, एक टेम्पलेट है, और ये डीएनए का दूसरा टेम्पलेट है। इन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये आपका जो डीएनए होगा, ये एक स्टैंड है, ये दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है। कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का मतलब कि यहाँ पे अगर नाइट्रोजन बेस थायमीन है तो यहाँ एडेनिन होगा, और यहाँ अगर एडेनिन है तो यहाँ थायमीन होगा। साइटोसिन है तो गुएनिन होगा, यहाँ गुएनिन होता तो यहाँ साइटोसिन होता। मतलब ATCG का कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर A है तो T आएगा, T है तो A आएगा, C है तो G आएगा, G है तो C आएगा। इस तरह से आपका जो है डीएनए कंपोज होता है। और ये है डीएनए की कहानी कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है। तो इस तरह से आपका जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। समझ में आए तो इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे हम बताते हैं। ओके, ले लिए, ले लो, चलो ओके। अब हम लोग देखते हैं डीएनए समझ में आ गया कि डीएनए की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, डीएनए का कंपोजिशन बताओ तो भी यही जवाब, डीएनए की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, तब भी यही जवाब। और डीएनए कैसे कंपोज होता है, टूटने के बाद, हाइड्रोलिसिस करने के बाद फिर कैसे रिकम्पोज होता है, तो इस तरह से रिकम्पोज होता है। और कैसे उसको स्ट्रक्चर में हम समझ सकते हैं तो मैंने समझा दिया। देखो भाई, ये नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज शुगर है, ये दोनों मिलेंगे तो न्यूक्लियोसाइड मिलेगा। और जब इसके साथ फास्फेट जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। तो फास्फेट का काम क्या है, दो न्यूक्लियोसाइड को आपस में जोड़ना, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड। तो फास्फेट 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 फास्फेट, फास्फेट जो होता है मतलब आप ऐसे समझो कि न्यूक्लियोसाइड जो होता है ब्रिक की तरह होता है,
और फास्फेट जो होता है सीमेंट की तरह होता है। तो जैसे सीमेंट 2 ब्रिक को जोड़ देता है, वैसे फास्फेट 2 न्यूक्लियोसाइड को जोड़ देता है। लेकिन जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फेट लग जाता है तो हम फिर उसको न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। तो देखो यहाँ न्यूक्लियोटाइड, यहाँ न्यूक्लियोटाइड, यहाँ न्यूक्लियोटाइड, तो वही न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट होता है। n टाइम्स न्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाती है जिसमें ये आपके नाइट्रोजनस बेस रहते हैं। तो इसी को हम लोग डीएनए टेम्पलेट या डीएनए स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये डीएनए का एक टेम्पलेट है, एक स्ट्रैंड है, और ये डीएनए का दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब यहाँ थायमीन है तो वहाँ एडेनिन होगा, यहाँ एडेनिन है तो वहाँ थायमीन होगा, यहाँ साइटोसिन है तो वहाँ गुएनिन होगा, वहाँ गुएनिन है तो यहाँ साइटोसिन होगा। तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। तो ये था हमारा डीएनए का कंपोजिशन, दैट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब हम लोग चलते हैं आरएनए के बारे में, देखते हैं कि आरएनए का क्या कंपोजिशन है, दैट इज द राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए को हम लोग क्या कहते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि आरएनए क्या है, दैट इज द राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग देखते हैं आरएनए हमारा कैसे बनता है। ओके, आरएनए और डीएनए। डीएनए कहाँ पाया जाता है, आपके न्यूक्लियस में। डीएनए कहाँ पाया जाता है, आपका न्यूक्लियस में। तो डीएनए न्यूक्लियस में जो होता है वो मतलब उसके अंदर एक आरएनए बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और आपका एक होता है राइबोसोमल आरएनए और एक होता है आपका ट्रांसफर आरएनए। तो आरएनए कई तरह के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आरएनए के बारे में, दैट इज द राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए या राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड या आरएनए, ये आपका होता है। तो आरएनए कई तरह के होते हैं। एक होता है आपका मैसेंजर आरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए, और एक होता है आपका ट्रांसफर आरएनए। इसका फुल फॉर्म आपके क्लास नोट में लिखा होगा, यहाँ पे आप सुन लीजिए। तो आरएनए मैसेंजर आरएनए, एम फॉर मैसेंजर, आर फॉर राइबोसोमल, टी फॉर ट्रांसफर। तो मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। टी होता है आपका आरएनए 3 तरह की। तो आरएनए का हमको क्या पढ़ना है, कंपोजिशन। आरएनए का हमको क्या पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ आरएनए। आरएनए का हमको कंपोजिशन पढ़ना है। ठीक है, तो आरएनए का कंपोजिशन में हमें जानना है तो हमको क्या करना होगा, वही हाइड्रोलिसिस ऑफ आरएनए। हाइड्रोलिसिस ऑफ आरएनए, जब आरएनए का आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब हमने बताया था कि आरएनए को भी हम लोग क्या कहते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए के पॉली न्यूक्लियोटाइड और आरएनए के पॉली न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क होता है, तो आप आराम से बता सकते हैं। तो जब हम आरएनए की हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब पॉली न्यूक्लियोटाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमको n टाइम्स क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, जैसे वहाँ मिला था। फिर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये फिर से टूटेगा, अगेन उसी तरह से फास्फोरिक एसिड यहाँ भी मिलेगा और यहाँ पर भी आपको न्यूक्लियोसाइड मिलेगा। सब कुछ वैसे ही चल रहा है, अभी आगे जाके क्लियर होगा। जब न्यूक्लियोसाइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी तो ये फिर से टूटेगा पेंटोज शुगर में, लेकिन अब इसमें जो पेंटोज शुगर होगा वो डीऑक्सीराइबोज नहीं होगा बल्कि राइबोज होगा, राइबोज। ठीक है, और राइबोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्डो फैमिली का है, तो एल्डिहाइड टॉप पे, CH2H बॉटम में, और पेंटोज शुगर है, 2 कार्बन लिख चुके हो, 3 बाकी है, तो HHH OH OH OH, ये है आपका राइबोज। दिस इज योर राइबोज। तो पहला डिफरेंस क्या आया, दोनों के न्यूक्लियोटाइड में या दोनों के पॉली न्यूक्लियोटाइड में या डीएनए आरएनए में पहला डिफरेंस क्या मिला कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर होता है, लेकिन आरएनए में राइबोज पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन वाला शुगर, और इसमें नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर भी आपको मिलेगा नाइट्रोजनस बेस, और ये नाइट्रोजनस बेस फर्दर 2 तरह का हो जाएगा जैसे वहाँ था। एक है आपका प्यूरिन बेस जिसमें डबल रिंग होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजनस बेस मतलब नाइट्रोजन रखने वाला बेस, तो प्यूरिन बेस, और ये आपका पायरिमिडीन बेस।
पायरिमिडीन बेस। तो दो बेस होते हैं, प्यूरिन बेस और पायरिमिडीन बेस। प्यूरिन बेस में डबल रिंग होता है, आपको पीछे बताया था, वही यहाँ पर भी है। और प्यूरिमिडीन बेस में सिंगल रिंग होता है नाइट्रोजन के साथ, तो वो यहाँ पर है। बुक में इन सब के स्ट्रक्चर भी दिए हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर कोई बहुत पूछा नहीं जाता कि आपको स्ट्रक्चर रटना है और उसको आपको बनाना है। आप नाम जानते रहिए, उसके बारे में थोड़ा आइडिया रखिए। तो जो प्यूरिन बेस होता है यहाँ पर भी वही सेम है, एडेनिन। एडेनिन है, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। और दूसरा है गुएनिन, जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। लेकिन जो पायरिमिडीन बेस होता है, साइटोसिन तो वही होता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। लेकिन यहाँ यूरेसिल आ जाएगा कैपिटल यू से। वहाँ थायमीन था, यहाँ यूरेसिल है। तो पहला डिफरेंस क्या था डीएनए में? डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड में या डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में और आरएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है? डीएनए में पेंटोज शुगर कौन था? डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए में पेंटोज शुगर कौन है? राइबोज। डीएनए में एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन तो दोनों में कॉमन है। क्या डिफरेंस है नाइट्रोजनस बेस को लेकर के? डीएनए में थायमीन था नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पे आरएनए में कौन है? यूरेसिल है। तो नाइट्रोजनस बेस में एक अंतर है। तो कभी कभी ये पूछता है कि राइट द नेम ऑफ बेसेज विच आर अनकॉमन। राइट द नेम ऑफ बेसेज विच आर अनकॉमन इन डीएनए एंड आरएनए। तो दो बेस है, एक है आपका थायमीन और दूसरा यूरेसिल। ये अनकॉमन है, थायमीन डीएनए में मिलता है और यूरेसिल आरएनए में मिलता है। और ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट द नेम ऑफ बेसेज विच आर कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए। तो तीन बेस हैं जो कॉमन है, एडेनिन, गुएनिन और साइटोसिन, ये आपके कॉमन होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका आरएनए कंपाउंड। और तीसरा क्या डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में? कि अभी आपने देखा था डीएनए के यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बताया था, दो टेम्पलेट था, दो स्टैंड था। तो वहाँ पे डबल स्टैंड है, तो उसको हम लोग डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डीएनए हैज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, राइट। जबकि हमारा जो आरएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर रखता है। तो ये तीन बेसिक डिफरेंस हैं डीएनए और आरएनए में। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज। डीएनए में थायमीन, आरएनए में यूरेसिल। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, आरएनए सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो ये है आपका बेसिक डिफरेंस इन दोनों में। तो अगर हम इनको स्ट्रक्चर वाइज जाएं तो डीएनए का अगर हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को अब ऐसे ड्रा करें, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसको जो है इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को आपके साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। वाटसन क्रिक्स मॉडल भी इसको कहते हैं, वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल भी इसको बोला जाता है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। वाटसन क्रिक मॉडल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मैंने बताया था। तो कैसे बताया था? वही जैसे अभी आपने देख लिया है, ये आपका जैसे ये बना रहा हूँ मैं, ये देखो लाइक दिस, ऐसे होता है, लाइक दिस, इस तरह का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हेलिक्स, इसमें क्या है याद है? अभी पीछे बताया था ना, ये जो आप देख रहे हैं ना हेलिक्स, ये किस चीज़ से बना है? इसी में है आपका कौन कौन, समझ लो ये दीवाल है डीएनए की। तो किससे बना था? पेंटोज शुगर से। किससे बना था? पेंटोज शुगर से। और उन ब्रिक्स को आपस में कौन जोड़ा था? फास्फोरिक एसिड। इसका मतलब कि ये जो आप टेम्पलेट देख रहे हैं ये बना है आपका पेंटोज शुगर से और फास्फोरिक एसिड से, जिसमें आपने देखा था कि अगर यहाँ 3 एंड है तो यहाँ पर 5 एंड होगा, और यहाँ पर फिर 5 डैश होगा तो यहाँ पर 3 डैश होगा। और इसका मैंने अभी पीछे जो स्ट्रक्चर बनाया था आपने देखा था कि वहाँ पे ऐसा क्यों होता है, उल्टा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो उसमें पेंटोज शुगर होता है वो उल्टा हो जाता है। आपने देखा था एक में पेंटोज शुगर में ऑक्सीजन ऊपर की तरफ था, तो दूसरे में पेंटोज शुगर में ऑक्सीजन नीचे की तरफ था। तो जिसमें ऊपर की तरफ था उसका नीचे वाला 3 फ्री था, ऊपर वाला 5 फ्री था। और जिसमें पेंटोज शुगर उल्टा हो गया था, ऑक्सीजन नीचे हो गया था, तो ऊपर वाला 3 डैश फ्री था, नीचे वाला 5 डैश फ्री था। तो इसीलिए उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, तो ये डीएनए की एक साइकिल बन रही है। यहाँ से अगर हम चलें तो देखो डीएनए की एक साइकिल है।
मतलब यहाँ से अगर हम चलें तो डीएनए की एक साइकिल बन रही है लाइक दिस, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक डीएनए की एक साइकिल पूरी हो जाती है, डीएनए की हेलिक्स की। ये है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और ये इन दोनों इस साइकिल की लेंथ लगभग होती है 3400 एंगस्ट्रॉम, इतने आसपास होती है। अब इसी में आपके बेस लगे होते हैं। मान लो यहाँ एडेनिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ गुएनिन है, यहाँ थाइमिन है, यहाँ एडेनिन है, यहाँ साइटोसिन है, गुएनिन है, थाइमिन है, ऐसे, ठीक है। इस तरह से लगे होते हैं। या मान लो यहाँ पे एडेनिन है, ऐसे। तो ये हो गया आपका एक पे। तो एक अगर ए पर यहाँ इस टेम्पलेट पर एडेनिन है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा उसमें थाइमिन होगा। साइटोसिन के आगे गुएनिन, गुएनिन के आगे साइटोसिन, थाइमिन के आगे एडेनिन, एडेनिन के आगे थाइमिन, सी के सामने जी, सी के सामने जी के सामने सी, टी के सामने ए एडेनिन, ए के सामने टी थाइमिन। ये देखो, और ये दोनों जैसे अभी पीछे मैंने दिखाया था ना, दोनों स्टैंड पे यहाँ एडेनिन था तो वहाँ थाइमिन आया, थाइमिन था तो एडेनिन था, फिर दोनों आपस में हाइड्रोजन बांड से जुड़े। तो यहाँ पर भी एडेनिन थाइमिन बीच में डबल हाइड्रोजन बांड, साइटोसिन गुएनिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बांड। इस तरह से ये जो मैं दिखा रहा हूँ रेड कलर से हाइड्रोजन बांड होता है। एडेनिन थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बांड, साइटोसिन गुएनिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बांड, इस तरह से ऐसे। ये देखो, ये हाइड्रोजन बांड से ये जुड़े होते हैं। और ये आपके एक साइकिल में 9 to 10 बेस पेयर होते हैं। मिनिमम 9, मैक्सिमम 10, 9 to 10 बेस पेयर होते हैं। देख रहे हो, 9 to 10 बेस पेयर। और ये दो बेस पेयर के बीच में लगभग 350 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है, लमसम इतना होता है। कुछ बुक्स में 340 है, तो मान लो 340 से 350, ऐसे यहाँ पे भी 3400 से 3500 का एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। आप देख लीजिएगा, आपके बुक में जो वैल्यू लिखी होगी एग्जैक्टली वही याद कर लीजिएगा। जो एनसीईआरटी बुक में वैल्यू लिखी होगी आप वही याद कर लीजिएगा। मैं रेंज दे दे रहा हूँ कि 3400 से 3500, और यहाँ 340 से 350 एंगस्ट्रॉम के बीच में दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस होता है। और एक साइकिल की लेंथ लगभग 3400 से 3500 एंगस्ट्रॉम होती है। और इन दोनों टेम्पलेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये भी लगभग 1000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। तो ये जो मैंने डेटा दिया है एक बार आप एनसीईआरटी बुक से चेक कर लेना। जो एनसीईआरटी बुक में डेटा लिखा है वही आपको याद कर लेना है। तो ये है आपका वाटसन क्रिक मॉडल जो दिया गया था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। समझ गए? तो इसमें देखो जो अभी हम लोग पीछे इसका अलग अलग मैंने स्ट्रक्चर बना करके पेंटोस शुगर का, फास्फोरिक एसिड का, तो ये जो आप टेम्पलेट देख रहे हैं ये पेंटोस शुगर फास्फोरिक एसिड का बना है। और इसमें बेस हैं जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर देखो, जिस डीएनए में सीजी पेयर ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। क्यों? क्योंकि सीजी ज़्यादा होने का मतलब हुआ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बांड होंगे। क्योंकि एटी जो होता है, एडेनिन और थाइमिन डबल हाइड्रोजन बांड बनाते हैं और सीजी ट्रिपल हाइड्रोजन बांड बनाता है। मतलब कि अगर 2 सीजी है तो 6 हाइड्रोजन बांड है, उसके लिए 3 एटी आना पड़ेगा उसको बराबरी करने के लिए। समझ गए होंगे? तो मतलब जिसमें सीजी पेयर, साइटोसिन गुएनिन पेयर जिस डीएनए में ज़्यादा होता है उस डीएनए का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इन कंपैरिजन टू दैट वन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ सीजी या विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटी। तो जिसमें सीजी ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो ये तो था आपका जो डीएनए का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। अब इसी तरह से आप आरएनए में भी बस क्या आ जाता है वहाँ पे, यूरेसिल आ जाएगा। तो लेकिन उसमें सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। यही मैंने आपको बताया था तीसरा डिफरेंस, कि जो हमारा आरएनए होता है, आरएनए इसमें आपका सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और डीएनए में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर मतलब लाइक दिस, ऐसे, ये सिंगल हेलिक्स हो गया। एक ही टेम्पलेट है। इसमें
ये जो लाइन देख रहे हैं, मतलब ये जो दीवार देख रहे हैं, तो इसमें दीवार किसकी बनी थी? डीऑक्सीराइबोज और फास्फोरिक एसिड की। ये देख रहे हो ना, डीऑक्सीराइबोज और फास्फोरिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज ब्रिक्स की तरह काम कर रहा है और फास्फोरिक एसिड सीमेंट की तरह काम कर रहा है, जैसे अभी मैंने पीछे स्ट्रक्चर में बना के आपको दिखाया था। यहाँ पे राइबोज और फास्फोरिक एसिड से बना है, देख रहे हो ना, इसमें राइबोज और फास्फोरिक एसिड, मतलब इसमें जो ब्रिक्स है वो राइबोज का है और सीमेंट वही है फास्फोरिक एसिड। तो मतलब दोनों के ब्रिक्स में अंतर है, इसका ब्रिक्स डीऑक्सीराइबोज है और इसके ब्रिक्स समझ लो राइबोज है। सीमेंट दोनों में सेम है। तो अब यहाँ पर मान लो एडेनिन है, यहाँ मान लो साइटोसिन है, यहाँ सपोज गुएनिन है, यहाँ आपका एडेनिन है, यहाँ पे मान लो एडेनिन है, यहाँ आपका यूरेसिल है, यहाँ पे आपका सपोज यूरेसिल है, यहाँ एडेनिन है, यहाँ साइटोसिन है, यूरेसिल है, यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पे मान लो साइटोसिन है। तो जब इस तरह से आरएनए बेंट होता है तो इसके सामने वाला जो, जब ये बेंट करता है तो इसके सामने वाला जो मुड़ने पर उसका टेम्पलेट है उसके साथ वो पेयरिंग करने की कोशिश करता है। जैसे सी, यहाँ पर अगर जी होगा, जी के सामने यहाँ सी होगा, ए के सामने यू होगा, ए के सामने यू होगा, यू के सामने ए होगा, ऐसे। यहाँ पे समझ कर लो कि आपका ए है तो यहाँ पे यू होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे ए के साथ टी आता है, थायमीन, ए के साथ थायमीन आता है, और यहाँ ए के साथ यूरेसिल आता है, क्योंकि आरएनए में थायमीन नहीं होता। तो यहाँ पर भी बेस वैसे ही बनेंगे, सीजी होगा तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, एयू होगा तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ऐसे। और जो नहीं है, जिनके सामने कोई टेम्पलेट मुड़ा हुआ, तो ऐसे ही रहेंगे, वो कोई पेयर नहीं करेंगे, जैसे यहाँ देख रहे हो, और यहाँ पेयरिंग हो गई। तो ये है आपका सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए और ये है आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे डीएनए का कंपोजिशन, आरएनए का कंपोजिशन, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए आरएनए में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आपको इसका मेनली केमिस्ट्री ही पढ़ना है कि डीएनए आरएनए की केमिस्ट्री क्या है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, बस मेन पॉइंट आ गया, दैट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए, बायोलॉजिकल फंक्शन, यू कैन से बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ डीएनए। तो डीएनए के दो इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन हैं। पहला है आपका ऑटोसिंथेसिस, ऑटोसिंथेसिस ऑफ डीएनए, ऑटोसिंथेसिस ऑफ डीएनए, जिसको हम लोग रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। और सेकंड है इसका बायोलॉजिकल फंक्शन हेट्रोसिंथेसिस, हेट्रोसिंथेसिस। तो ऑटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑटोसिंथेसिस में डीएनए अपना खुद निर्माण कर लेता है, डीएनए अपने ही डॉटर डीएनए को प्रोड्यूस कर लेता है, वो होता है ऑटोसिंथेसिस, जिसका मतलब होता है रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, है ना। हेट्रोसिंथेसिस में क्या आता है डीएनए के, दैट इज द वही मेन पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की जो डीएनए सिंथेसिस करवाता है तो उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोसिंथेसिस ऑफ डीएनए। मतलब एक है डीएनए की ऑटोसिंथेसिस, मतलब डीएनए खुद अपने आप को बना लेता है, डीएनए खुद अपने आप को ऑटोसिंथेसाइज कर लेता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोसिंथेसिस ऑफ डीएनए। और दूसरा होता है हेट्रोसिंथेसिस, मतलब डीएनए अपने अलावा और क्या काम करता है, तो डीएनए अपने अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, तो इसलिए हम लोग उसको हेट्रोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ऑटोसिंथेसिस में क्या होता है, जस्ट एक मिनट उसको हम लोग देख लेते हैं। ऑटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑटोसिंथेसिस में आप देखेंगे यहाँ पर कि जो डीएनए है दैट इज द फर्स्ट ऑटोसिंथेसिस, मतलब डीएनए अपने ही डीएनए, नया डीएनए को बनाता है। तो ऑटोसिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए अपने ही नए डीएनए को तैयार करता है। और डीएनए अपने ही नए डीएनए को क्यों तैयार करेगा, क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू, तो मान लो एक सेल दो सेल में टूटा, हर सेल में न्यूक्लियस होता है, तो अगर वो सेल दो सेल में टूटेगा तो फिर न्यूक्लियस भी दो हो जाएगा।
तो जो दो न्यूक्लियस हो गया, तो डीएनए जब पहला सेल था, मदर सेल था, तो मदर सेल में एक न्यूक्लियस था, एक डीएनए था। अब मदर सेल टूट के दो में हो गया, तो अब दोनों सेल में तो न्यूक्लियस है, डॉटर सेल में, तो वहां पर जो डॉटर सेल आपका बना उसमें दोनों में न्यूक्लियस है, तो वहां दोनों में डीएनए चाहिए ना। तो मदर सेल में तो एक सेल था, एक न्यूक्लियस था, एक डीएनए था, तो डॉटर सेल में कैसे जाएगा, डॉटर सेल के न्यूक्लियस में डीएनए कैसे जाएगा। तो इसलिए डीएनए क्या करता है, अपना खुद का निर्माण करता है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑटोसिंथेसिस ऑफ डीएनए, या हम लोग इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। तो आज बस इसी को बता के फिर ख़त्म करेंगे। फिर हेटेरोसिंथेसिस और विटामिन, वो लास्ट टॉपिक है, उस पर हम लास्ट डिस्कशन करेंगे, बस उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। तो इसमें क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन में, जैसे मान लो ये मदर डीएनए है, ये मदर डीएनए दोनों स्टैंड है, यहाँ पे समझ लो 5 एंड 3 एंड 3 डैश एंड 5 डैश एंड, ये आप जान रहे हैं। यहाँ पेयर है ATCGT, मान लो ये है, तो ए के सामने कौन होगा टी के सामने कौन होगा ए, सी के सामने कौन होगा जी के सामने कौन होगा सी, टी के सामने कौन होगा ए। ये आपका मान लो मदर डीएनए है, मदर सेल में मदर डीएनए है, राइट। ये अब ये जो है आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से CG ये जुड़ा हुआ है, ये मदर डीएनए है। अब एक एंजाइम के प्रेजेंस में, दैट इज आई थिंक दैट इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज, इसको थोड़ा चेक कर लेना। डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए हेलिकेज दो की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ शायद डीएनए पॉलीमरेज होता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है चेन जिप मॉडल में, जैसे एक चेन होती है, पैंट की चेन होती है, तो उसका जिप कैसे खुलता है, एक तरफ से खुलता जाता है, तो उस तरह से ये चेन जिप मॉडल में, चेन जिप मॉडल में ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना शुरू करता है, और उससे क्या होता है, दोनों टेम्पलेट अलग हो जाते हैं, दोनों टेम्पलेट अलग हो गए। वहाँ ATCGT रहा, और यहाँ TAGCA रहा। देखो दोनों, मतलब ये दोनों टेम्पलेट कहाँ से आ रहे हैं, मदर से, तो 50% क्या है, ओरिजिनल स्टैंड, 50% ओरिजिनल। ये भी क्या है, 50% ओरिजिनल, मदर से आया है, राइट। इसलिए इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, मतलब जो डॉटर डीएनए बनेगा उसमें आधा 50% टेम्पलेट मदर का ही होता है। अब इसके सामने दो नए टेम्पलेट तैयार हो जाएंगे, एक नया टेम्पलेट इधर जनरेट होगा और एक इधर, ये देखो, और यहाँ पे ए के सामने टी के सामने ए, सी के सामने जी के सामने सी, टी के सामने ए, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे टी के सामने ए के सामने टी, जी के साथ सी के साथ जी, ए के साथ टी, ये देखो ये आ गया। और इनमें वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड डबल ट्रिपल, CG के बीच में ट्रिपल और AT के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, ये देखो ये। तो ये जो 50% टेम्पलेट है, जिसको मैंने रेड कलर से दिखाया है, ये आपका न्यू स्टैंड है, ये 50% आपका न्यू है। तो डॉटर डीएनए में 50% न्यू स्टैंड बना, 50% मदर का ओरिजिनल स्टैंड रहा। तो इस तरह से ये दो, एक और ये दो, तो मदर से दो डीएनए अपने आप जैसे था बिल्कुल उसी की तरह सेम टू सेम यहाँ पर जनरेट हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉटर डीएनए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर डीएनए। ये आपका डॉटर डीएनए बन गया। तो एक डीएनए, मदर डीएनए ने अपने ही जैसा दो डीएनए तैयार कर दिया, जिसमें कि एक टेम्पलेट मदर का ओरिजिनल होता है और एक नया टेम्पलेट बनता है। इसलिए इसको कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मतलब आधा, कंजर्वेटिव मतलब आधा पुराना वाला ही है, आधा बचा हुआ है, आधा नया तैयार हुआ। सेमी कंजर्व मतलब आधा मदर का ही कंजर्ड है, आधा केवल नया बना है। तो इस तरह से ये जो डीएनए अपने ही तरह नए डीएनए तैयार करता है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑटोसिंथेसिस ऑफ डीएनए। इस तरह से जब न्यूक्लियस का माइटोसिस मियासिस होकर सेल डिवीजन होगा,
सेल का डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियस बनेगा डॉटर सेल में, तो उन दोनों डॉटर सेल में जो न्यूक्लियस होगा दोनों में सेम टू सेम डीएनए चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे शरीर में हर सेल में एक ही तरह का डीएनए हमेशा मौजूद रहता है, कभी भी 2 तरह का डीएनए हमारी बॉडी में नहीं मिलेगा। हमारे हर सेल में एक ही तरह का डीएनए है, तो हर सेल के लिए डीएनए तैयार करने की जिम्मेदारी खुद डीएनए की होती है। अभी ये बना, अभी आगे चल के जब इसमें डिवीजन होगा तो यही नया बना देगा, यही नया बना देगा। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑटोसिंथेसिस ऑफ डीएनए, या इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये था हमारा जो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ डीएनए में पहला पॉइंट था, दैट इज द ऑटोसिंथेसिस ऑफ डीएनए, राइट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद इसमें जो हेट्रोसिंथेसिस ऑफ डीएनए है, जिसमें हम लोग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, वो आता है आपका हेट्रोसिंथेसिस में। और उसके बाद आपका थोड़ा सा है विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे बस। तो हेट्रोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में हम लोग जानते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस 2 पार्ट में होता है, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का एक ब्रीफ आइडिया हम आपको दे देंगे कि कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस डीएनए करता है। और उसके बाद जो हमको विटामिन्स के बारे में जानना है कि विटामिन्स क्या होता है, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, और उन विटामिन्स के केमिकल नेम क्या हैं, उनका मेन सोर्स ऑफ अकरेंस क्या है, और उनकी कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, है ना। जैसे विटामिन ए की कमी से जीरोथैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी होता है। विटामिन B2 की कमी से, जिसको हम लोग केमिकल नेम, विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन, उसकी कमी से चिलोसिस होता है। मतलब ये जो मुंह के दोनों कोने होते हैं ना, ये फट जाते हैं, उसको चिलोसिस कहते हैं, चियोलोसिस। ऐसे विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन D की कमी से रिकेट की बीमारी होती है। तो इसी विटामिन A का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, थायमिन। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का क्या केमिकल नेम है ना। तो ऐसे विटामिन B5 का, विटामिन B7 का, विटामिन B9 का, विटामिन B12 का। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबैलामीन। क्या है, साइनोकोबैलामीन। विटामिन C का क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D का क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का क्या है, टोकोफेरॉल। तो सबका केमिकल नेम, कहाँ से ये जो है, इनका मेन सोर्स क्या है, कहाँ ये मिलते हैं, और अगर हमारी बॉडी में इनकी कमी हो जाए तो क्या बीमारियां होती हैं। तो मैंने क्लास नोट में पूरा एक टेबुलर फॉर्म में आपको दिया है, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपको सारा चीज़ तैयार हो जाएगा, वहीं से आपको याद कर लेना है। फिलहाल अब अगले लाइव क्लास में हम थोड़ा उस पे विटामिन पे और हेट्रोसिंथेसिस ऑफ डीएनए पे डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से हमने आपको ये चैप्टर ऑनलाइन लाइव क्लासेस में पढ़ा दिया। तो इसको आप 1 बार, 2 बार, 5 बार, जितनी बार आपको न समझ में आए, वीडियोज़ को देख करके आप अच्छे से तैयार कर लीजिए इस चैप्टर को, और आपका ये कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बस थोड़ा सा टॉपिक है, मान के चलो आधा घंटा का ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक है बचा है, तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।